सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है, इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जो भारतीय विधानमंडल है पहली बार, इसको द्वि सदनात्मक बोलते हैं। क्या होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यों में क्या होता है कि दो हो गए ना, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए, लोकसभा राज्यसभा, तो इसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, जिसके दो सदन होते हैं उसको बाई कैमरलिज्म बोला जाता है। तो क्वेश्चन है कि ये पहली बार कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ये पहली बार हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि बाई कैमरल क्या होता है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, 3000 क्वेश्चन करने वाले हैं, बार बार कई चीजें रिपीट होगी तो कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती जाएगी उसमें, तो ऑटोमेटिकली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जिस बच्चे ने कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ी है तो जब ये कोर्स कोई लेगा तो उसमें थ्योरेटिकल चीजें भी प्रोवाइड की जाएगी। इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बाई कैमरलिज्म है। इसको 1919 वाले एक्ट को किस पर्पज के लिए लाया गया था कि हम इंडिया में, ब्रिटिशर्स का मानना था इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करेंगे, और कुछ जो सुधार के रूप में इसको देखा गया बाई कैमरलिज्म को, और डायरेक्ट इलेक्शन का जो दायरा था बढ़ाया गया, डायरेक्ट इलेक्शन है कंट्री में करवाने की कोशिश की गई। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस। उस टाइम में उसको अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया, जैसे आज के टाइम में राज्यसभा बोलते हैं, और लोअर हाउस बोला गया जो आज के टाइम में हम लोग है वो लोकसभा, उसके इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं माना गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर, कौन से एक्ट के जरिए डायरकी क्या होता है, दोहरा शासन। जैसे कि पहले राज्यों में किया गया था, राज्यों में दो सब्जेक्ट होते थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व का मतलब कि जो गवर्नर होगा स्टेट का, प्रोविंस का गवर्नर होगा, वो वहां पे अधिकार उसके पास होंगे, और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जो कि वहां की जो मिनिस्टर्स होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उनके पास अधिकार थे। तो इस तरह से दोहरा शासन है वो राज्यों में था, लेकिन राज्यों में सफल नहीं हो पाया, प्रोविंसेस में सफल नहीं हो पाया। तो 1935 के एक्ट में, कौन से एक्ट में, 1935 के एक्ट में ये केंद्र पे रखा गया। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और भी चीजें हुई 1935 में, कौन कौन सी वो थोड़ा देख लेते हैं। कि एक तो क्या है कि जो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म किया गया। क्या खत्म किया गया, उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा और आवाज बिल्कुल क्लियर होगी। आवाज बिल्कुल क्लियर होगी, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है, जिससे कि हम लोग पूरी सीरीज है इसको अच्छे ढंग से कर पाए। वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या और क्या क्या हुआ कि डायरकी को खत्म किया गया प्रोविंस पे, लेकिन केंद्र में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कुछ एक और भी चीजें हुई जिसमें कि जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है ना, तो उसी तरह से क्या है कि ऑल इंडिया फेडरेशन भी ये भी की गई। जो जैसे यूपीएससी होती है राज्यों में इसका पब्लिक सर्विस कमीशन है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो किया गया। प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन विद ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी एंड ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स। और क्या किया गया, कुछ एक माइनॉरिटी के लिए सेफ गार्ड किया गया, माइनॉरिटी के लिए सेफ गार्ड किए गए। और जो वोट डालने हैं, पहले कम लोग डालते थे, उसके बाद उसका दायरा है वो बढ़ा दिया गया। 3 सब्जेक्ट, 3 लिस्ट बना दी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे आप जानते होंगे कि एक केंद्र कानून बनाएगा, एक राज्य कानून बनाएंगे, और एक क्या है जो कि आज के टाइम में जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं, राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। इस तरह से वहां पे रिजर्व लिस्ट थी। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। चेयरमैन सब जानते होंगे, BR अम्बेडकर इनके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने की संविधान की पूरी रूपरेखा है वो बनाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसको सपोर्ट देने के लिए ये इसके एडवाइजर कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा BN राव। ठीक है, BN राव है वो इसके एडवाइजर थे। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। क्या है कि जो BN राव थे वो सिविल सर्वेंट थे, जैसे आज के टाइम में IAS होते हैं ना, उसी तरह से इंडियन सिविल सर्वेंट थे वो, डिप्लोमेट थे और स्टेट्समैन थे। और इसका मतलब काफी ज्ञाता थे, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका आप सपोर्ट कीजिए। उसके बाद
वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी बने कहां पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1950 से लेकर 1952 तक। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन बंदा है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में उसने रिप्रेजेंट किया, तो क्या होगा, BN राव ने रिप्रेजेंट किया था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, वहां पे प्रीएम्बल, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, उसकी प्रस्तावना मतलब उसको प्रपोजल है, वो किसने रखा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लगभग हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी में ये प्रपोजल दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में दिया था, जो कि संविधान बनने के बाद में वो उसको ऐड कर दिया गया एज ए प्रीएम्बल के रूप में उसको ऐड कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 5वां, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, दो टाइप की होती है, एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे कि इंडिया में, जिसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, चुने हुए जनता द्वारा चुने हुए मेंबर अपना नेता चुनेंगे और वो फिर क्या है, सरकार बनती है इस तरह से। दूसरा क्या होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, राष्ट्रपति के रूप में इलेक्शन होता है। तो इसके कौन सा फीचर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सेपरेशन ऑफ पावर। जो पार्लियामेंट टाइप की डेमोक्रेसी होती है जैसे कि इंडिया में है, वहां पे लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, राज्यसभा और गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका की बात करें, वहां सेपरेशन ऑफ पावर है, राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होती है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं इसको। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि जो पार्लियामेंट होती है और जो एग्जीक्यूटिव होता है, उन दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। जबकि एक्चुअल प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है ना, वो बिल्कुल अलग तरीका होता है वहां पे काम करने का। इसलिए क्या है कि ट्रंप के पास में काफी ज्यादा पावर, आपने देखा भी होगा, और उस पावर का कई बार वो दुरुपयोग भी कर रहे हैं। आज के टाइम में दुरुपयोग ही हो रहा है, इतने कोरोना वायरस फैल रहे हैं वहां पे। आगे देखिए, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कि लिखित में संविधान नहीं है। क्या, जिसका लिखित में संविधान नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है कि बताइए वो कौन सा देश है जिसका रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूके है, इसका आंसर होगा यूके है, इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि लिखित में संविधान नहीं है। वहां पे जो कस्टम्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जजमेंट होते हैं कोर्ट के, उसके आधार पे वहां पे मतलब ये चलता है सरकार वहां पे, न कि रिटन, जैसे इंडिया में रिटन है उस तरह से संविधान वहां पे काम नहीं करता। ठीक है, पॉलिटिकल कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन, उस तरह से वहां पे काम होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंग्लिश क्राउन किसका एग्जाम्पल है, तो इंग्लिश क्राउन है वो एग्जाम्पल है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल होगा। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नामात्र कार्यकारी जिसको बोलते हैं, कि वहां पे जो फैसले होते हैं, फैसले वो सिर्फ ठप्पा लगाता है। जैसे होता है ना राष्ट्रपति क्या हो, रिपब्लिक में होता है, रिपब्लिक क्या होता है, जहां पे की जो सर्वोच्च शासक होता है वो जनता द्वारा चुना होता है, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति। लेकिन जब क्राउन की बात आती है, यहाँ पे क्राउन की बात आ रही है, इंग्लिश क्राउन की बात आ रही है, ब्रिटेन की बात आ रही है, आप बोल सकते हैं, वहां की जो महारानी है, तो वो महारानी है ना, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर रही है, वो कोई फैसले नहीं ले रही है, वो सिर्फ रबड़ स्टैंप के रूप में काम कर रही है, वो सिर्फ साइन करती है। तो ये क्या हुआ, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, कहां पे पहली पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बनी थी, सबसे पहले कहां पे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया की है,
इसको वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश की जहां पे संसद है उस जगह का नाम है वो। तो वो सबसे पहले क्या है कि ब्रिटेन है वहां पे बनी थी। इंग्लैंड में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, और वहीं से बाकी देशों ने इसको कॉपी किया था। इसके अलावा उसके पैरेलल में आप बोल सकते हैं उन्हीं दिनों में स्वीडन में भी ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही थी। क्योंकि ये थोड़ा सा पहले हुआ इसलिए इसी को माना जाता है कि ब्रिटिश सर से ही बाकी लोगों ने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक किस्म से उधार के रूप में या वहां की कॉपी की। जो ब्रिटेन में सिमोन डी मॉन्टफोर्ट है उसको याद किया जाता है कि वो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के वो एक किस्म से फादर थे, जिन्होंने कि 2 फेमस पार्लियामेंट्स को कन्वीन किया, मतलब उनको चलाया। ठीक है, आगे चलते हैं। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, स्पेशली जब 14th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो उस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। नरेंद्र मोदी पहली बार चुनकर आए थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ज्यादा गुणगान करते थे। हालांकि बाद में ये सरकार थोड़ा सा पलट गई और ज्यादातर फैसले वो मनमाने ढंग से या यूनिटरी फॉर्म में ज्यादा लेने लग गए थे। आज के टाइम में भी जो कोरोना वायरस वगैरह का चल रहा है इस पे भी सरकार मिलकर काम कर रही है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे मिलकर काम करें। उस तरह की फेडरलिज्म को, कोऑपरेशन को, उस तरह कॉपरेशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। और ये किसने बोला था? ये जी ऑस्टिन। किसने बोला था? जी ऑस्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो क्या होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्ट 1909? 1909 है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं उसको, मोर्ले मिंटो। मोर्ले कौन थे? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं 1909 वाले रिफॉर्म्स में, जो कुछ एक चेंज किया गया, जैसे कि इसको फादर ऑफ कम्युनल जो रिवार्ड है उसको बोल सकते हैं कम्युनल अवार्ड, या उस टाइम में मुस्लिम को रिप्रेजेंटेटिव दिया गया इलेक्टोरल के रूप में, उसको पावर दी गई, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो मोर्ले थे वो थे ब्रिटिश के सेक्रेटरी थे भारत के लिए। आप बोल सकते हैं इस रूप में कि भारत के लिए किस्म से ब्रिटिश के वो विदेश मंत्री थे। और मिंटो थे वो वाइस राय थे इंडिया में, तो इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है उस रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट इंट्रोड्यूस ए फ्यू रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कि कहीं न कहीं जो इंडियंस थे उसमें उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। और इट वाज मोर कॉमनली कॉल्ड मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मोर्ले और वाइसरॉय ऑफ इंडिया अर्ल मिंटो, उसके नाम से ही इसको रखा गया। आगे देखिए क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान को लिखने में कितना समय लगा? संविधान को लिखने में कितना समय लगा? ठीक है, तो संविधान, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो होगा, ये बात किसकी हो रही है? वो बात हो रही है जो सदन सेशन चले ना उसकी बात हो रही है, न कि पूरा संविधान। ठीक है, तो सेशन 165 दिन है वो चले। अगर आप इसको पूरा समझने की कोशिश करें तो ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू ऑलमोस्ट 3 ईयर, वैसे तो टोटल मिलाकर 3 साल के आसपास लगा, 2 साल 11 महीने और 17 दिन एक्चुअल में पूरा ड्राफ्ट करने में लगा था। लेकिन इस पीरियड के दौरान 11 सेशन हुए थे जो कि टोटल 165 दिन चले थे। ये बात उसकी हो रही है कि जो सेशन चले थे ना उसकी बात हो रही है। और संविधान में पूरा बनाने में कितना समय लग गया था? 2 साल 11 महीने और 17 दिन, लगभग 3 साल के आसपास लग गया था। सेशन का ड्यूरेशन है वो 165 दिन 165 डेज था, जिसमें कि ड्राफ्ट को कंसीडर करने के लिए, मतलब उस पर बहस वगैरह करने के लिए 114 दिन तो इसी पे लग गए थे। तो इस रूप में आप इसको देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेट, कि निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एसेंशियल एट्रीब्यूट है एक स्टेट को, एक राज्य को, मतलब कोई देश कब कहलाएगा, देश कहलाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देश कहलाने के लिए क्या वहां डेमोक्रेसी होना ही काफी है, तो ऐसे तो बहुत सारे नॉर्थ कोरिया वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी तो वो देश है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। पहला तो सोशलिज्म होना जरूरी है क्या, कोई जरूरी है, अमेरिका में तो सोशलिज्म नहीं है, नॉर्थ कोरिया में सोशलिज्म नहीं है, वहां पे भी तो डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में कोई सोशलिज्म नहीं है, वहां भी तो डेमोक्रेसी है, वहां वो भी तो देश है, इसका मतलब ये भी काफी नहीं है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद तो लगभग सभी देशों में होती है, अगर न भी हो राष्ट्रवाद है तो भी वो देश हो सकता है, मतलब ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत ही वेग सी स्टेटमेंट है। सोवरेनिटी, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, सोवरेनिटी। इसका सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पे सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सोवरेनिटी है वो ये इंडिकेट कर रही है वो राष्ट्र अपने डिसीजन खुद ले रहा है, ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक पावर है, और उस क्षमता है उसमें खुद डिसीजन लेने की, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे ताइवान है, तो ताइवान क्या वो पूरा देश है क्या, चाइना बोलता है कि वो तो हमारा हिस्सा है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन है वो चाइना लेता है उसके, इकोनॉमिक डिसीजन है वो चाइना लेता है उसके, ठीक है, तो इसका मतलब वो सोवरेन, उसको राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं है, ठीक है। सोवरेन, यहां पे सोवरेनिटी का मतलब ये हुआ, स्टेट हैज 4 एसेंशियल, एक देश को बनने के लिए 4 एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं, एक देश को बनने के लिए 4 एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं। एक क्या है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन तो सभी जगह होती है। दूसरा क्या है, टेरिटरी, टेरिटरी भी सभी जगह होती है, टेरिटरी भी होगी उसकी पॉपुलेशन भी होगी, टेरिटरी का मतलब कि वो पॉलिटिकल बाउंड्री वाली, ठीक है। तीसरा है गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट एक तो वो हो सकती है जो प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक होती है, दूसरा क्या तानाशाही हो सकती है, लेकिन वो फिर भी देश होगा। चौथा है सोवरेनिटी होनी चाहिए, कि मतलब वो उसको क्षमता होनी चाहिए खुद डिसीजन लेने के लिए। तो पॉपुलेशन टेरिटरी तो क्या है कि वो फिजिकल बेसिस है, और गवर्नमेंट और सोवरेनिटी है वो लीगल बेसिस है, पॉलिटिकल बेसिस है राष्ट्र कहलाने के लिए। तो ये वाली जो चौथा आंसर था उसका। एनीवे आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, जुडिशियल रिव्यू की जो भी डिसीजन होते हैं सरकार के या एक्ट बनते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जैसे अभी सीएए बना था, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया बाद में, तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया, वो लिया गया यूएसए से, यूएसए से लिया गया। कुछ एक चीजें और भी यूएसए से ली गई है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं कि फिलहाल इसकी जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का और एग्जांपल, थोड़े टाइम पहले 5-6 साल पहले एक गवर्नमेंट ने, मतलब पार्लियामेंट ने जुडिशियल कमीशन बनाया था, मतलब कि अपॉइंटमेंट करने के लिए, कि जजेस अपॉइंटमेंट करने के लिए एक कमीशन होगा, लेकिन वो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, जो फैसले सरकार लेती है, पार्लियामेंट लेती है, हो सकता है सीएए को भी काफी ज्यादा संभावना हो सकती है, क्योंकि धर्म के आधार पे क्या कोई देश में इस तरह से एक्ट में परिवर्तन किया जा सकता है जिसमें धर्म आधार हो, तो काफी ज्यादा इस पे कंट्रोवर्सी है, पूरी संभावना हो सकती है कि ये भी जुडिशियल रिव्यू के जरिए उसको कोर्ट है और रद्द कर दे, ऐसी संभावना हो सकती है, ठीक है। तो एनीवे, तो और क्या क्या है जहां पे कि यूएसए से लिया गया है, एक है राष्ट्रपति का इंपीचमेंट, तो भारत में भी राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो सकता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। और कहां पे हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के फंक्शन क्या, वहां पे भी उपराष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका में भी यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कॉन्सेप्ट है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला, जैसे कि मान लो डोनाल्ड ट्रंप है, उसको कोरोना हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, और वो उसकी हालत काफी ज्यादा, वैसे भी उसकी एज काफी ज्यादा है, तो कहीं टपकने जाए, तो उस केस में टपकने की सिचुएशन है, मतलब कि ऐसी अगर कोई हालत आ जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पे ऑक्यूपाई कर लेगा। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये जो चीजें हैं वो कहां से ली गई है, वो यूएस से ली गई है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन का, ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्ता। लोकपाल और लोक आयुक्ता है, 2013 में बड़ा आंदोलन हुआ था, 2013 में इस पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सभी को पता भी होगा इस दौरान में,
लेकिन आज के टाइम में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसे ही चलता है इंडिया में। जैसे आपने देखा होगा, अब उस टाइम में जो निर्भया है उस केस का भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे रेप केसेस हुए। तो जो लोकपाल है और लोक आयुक्ता है, वो कॉन्सेप्ट आया कहां से? वो कॉन्सेप्ट कहां से आया था? वो कॉन्सेप्ट आया था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। स्कैंडिनेविया या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं, कौन से होते हैं? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। जो नॉर्थ यूरोप के कुछ कंट्री हैं, उनकी कल्चर, उनका पहनावा, उनकी हेरिटेज बहुत ज्यादा मिलती है उन कंट्रीज को, उनकी भाषा को। ठीक है, वहां पे एक भाषा ही इस तरह से है, तो उसी को बोला जाता है। वहां पे ये कॉन्सेप्ट था ओम्बुड्समैन का या लोक आयुक्ता का, मतलब कि एक ऐसा बंदा होगा जो कि सरकार की प्रणाली पर नजर रखेगा, वहां पे लोग शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी था। इसके अलावा आप देखें, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, 1966 और 70 के बीच में इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है। उसने भी अपनी रिपोर्ट में इन दो टर्म का, दो अथॉरिटी का जिक्र किया था। किसका किया था? लोकपाल और लोक आयुक्ता का जिक्र किया था कि जो सिटीजन्स की ग्रीवेंसीज होगी उसके लिए ओम्बुड्समैन बने, उसके लिए एक न्याय की व्यवस्था हो जहां पे कि कंप्लेंट की जा सके जनता द्वारा सीधा, किसके लिए? अपनी सरकार के खिलाफ में। ठीक है, कोर्ट की बजाय वहां पे भी वो मतलब लोकपाल है, प्रहरी है, वो काम करे। तो ये इंस्टीट्यूशन है वो होने चाहिए, ये बोला था किसने? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने। और किसके आधार पे बोला था उन्होंने? कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं, इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन न्यूजीलैंड, तो ये तो ऑप्शन में था नहीं, वरना क्या है कि यहाँ न्यूजीलैंड का भी हवाला दिया था उसने और इन कंट्रीज का भी हवाला दिया था। तो ये इंडिया में होना चाहिए, जिसमें कि सीधी कंप्लेंट है मिनिस्टर और बड़े अधिकारी है सेक्रेटरी लेवल की, उनको उनके खिलाफ की जा सके, और राज्यों में लोकायुक्त हो। तो ये रिकमेंडेशन आई थी और उसके बाद ये एक्ट भी पार्लियामेंट में पास हुआ, और ये लोकपाल और लोक आयुक्ता अभी इंडिया में है। क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का संविधान बना तो उसके लिए सबसे ज्यादा चीजें कहां से उठाई गई, मतलब सबसे ज्यादा नकल कहां से मारी गई, आप ये बोल सकते हैं। किसकी कॉपी सबसे ज्यादा हुई थी? तो यहां पे कॉपी हुई थी अंग्रेजों की। जिस अंग्रेजों को 200-300 साल आंदोलन किया, जिनके खिलाफ है कि हम इनको भगाएंगे, और उन्हीं के ही जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके संविधान का कॉपी कर दिया गया। तो वो क्या था? 1935 का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। और ये भी जो ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में एक्ट, तो कहां पे बनते थे? ब्रिटिश की पार्लियामेंट में बनते थे। किसके लिए? इंडिया के लिए। 1999 तक ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था ये, मतलब बहुत सारे कानून वगैरह थे। इसमें से इंडिया ने सोचा कि यही कॉपी कर लेते हैं, इन्होंने अगर राज कर लिया तो हम भी तो राज कर लेंगे, तो इसलिए कॉपी यहां से हो गया। तो आंसर क्या है इसका? बी इसका आंसर, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें और भी 1935 के एक्ट से ली गई। क्या थी? फेडरल स्कीम। फेडरल क्या होता है? हाँ ठीक है, इसके अलावा क्या फेडरल क्या होता है? फेडरल होता है कि जैसे अमेरिका है, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पे राज्यों के पास कानून, राज्यों के पास शक्ति है अपनी चीजों, अपने कानून बनाने के लिए, और वहां पे केंद्र के पास भी है। ऐसा ही इंडिया में है। तो फेडरल जो स्ट्रक्चर है ना वो किया गया, लेकिन इंडिया का फेडरल है वो ज्यादा यूनिटरी की तरफ है। आगे कभी बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर भी। फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सारी जो चीजें हैं वो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उधार ली गई या उसकी कॉपी की गई। ठीक है, आगे बताओ, क्वेश्चन आंसर बताओ। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? अभी हमने बात की थी, थोड़ी देर पहले भी आया था कि फादर ऑफ ए कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिकता के बीज सबसे पहले किसने बोए थे? तो लॉर्ड मिंटो ने बोए थे। लॉर्ड मिंटो का जिक्र आया था, तो लॉर्ड मिंटो ने ये बीज बोए थे। मतलब वहां पे उसने बोला था कि धर्म के आधार पे भी इलेक्टोरल मतलब निर्वाचन होना चाहिए, धर्म के आधार पे
वोटिंग राइट्स होने चाहिए। ये बात है सबसे पहले 1919 में उठी थी, 1919 में उठी थी, और बाद में 1919 में ये मुस्लिम को सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद सिख है, बाकी सबको सिख है, क्रिश्चियन है, उनको सबको दिया गया था, महिलाओं को भी बाद में दिया गया। तो ये सारी चीजें मॉडल ऑफ मिंटो रिफॉर्म्स के तहत इसका एक हिस्सा था। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान क्या है, कैसा है भारत का संविधान? भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, तो भारत का संविधान है वो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। पार्टली का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि रिजिड है, कुछ है फ्लेक्सिबल है। देखो, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, जज को हटाना हो, इलेक्शन कमीशन को हटाना हो 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, तो कहने का मतलब है कुछ चीजें बहुत मुश्किल है उसको हटाना। एक जज को हटाना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह से कई चीजें बहुत आसान है करना, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, बहुत आसान था उसको पास करवाना। ठीक है, अगर कोई फाइनेंस बिल पास करवाना बहुत आसान है। तो कई चीजें तो बहुत आसान है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, और कई चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये इस तरह की इसकी एक फीचर है भारतीय संविधान की। ठीक है, कुछ में 2/3 बहुमत चाहिए, किसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि हु रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड, हाथ से सबसे पहले किसने लिखा था? हाथ से पूरा संविधान। अगर मैं आपको बोलूं कि आप नोट्स बनाओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप नोट्स बनाओ, तो आपको बड़ी तकलीफ महसूस होगी, लेकिन पूरे संविधान को ही जिसने लिखा हाथ से, उस बंदे का क्या नाम था? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हाथ से ही संविधान लिखा। ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन विद ईच पेज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग व्यूअर, राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। और इसकी कैलीग्राफर है, कैलीग्राफर मतलब लिखने वाला, जो हम लोग लिखते हैं कैलीग्राफी उसको बोलते हैं, वाज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन देहरादून एंड फोटो लिथोग्राफी बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एक जानकारी थी एक्स्ट्रा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। आगे देखिए, द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम। जो फेडरेशन है, इंडिया का फेडरेशन किस देश से लिया गया? जो इंडिया का सिस्टम है, मतलब कि यहाँ पे केंद्र के पास ज्यादा पावर होगी, राज्यों के पास कंपैरेटिवली कम पावर होगी। ये चीज कहां से ली गई? तो ये चीज ली गई थी, वो ली गई थी कनाडा से। कनाडा वाला हमने कॉपी किया, जो कनाडा का सिस्टम है उसको हमने कॉपी किया। उसके सबसे ज्यादा नजदीक है भारत का संविधान, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां तक उसका सवाल है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अर्लियर फंडामेंटल राइट इज नाउ कंटेन्ड इन। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 जिसमें कि फंडामेंटल राइट है उसमें होते थे। अब वो कौन से पार्ट में? फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि हटा दिया गया। अब वो कौन से में? तो इसका राइट का आंसर क्या होगा? ये है पार्ट 12 में। पार्ट 12 में, क्योंकि संविधान में परिवर्तन करके पार्ट 12 है ना, हाँ ठीक है, इसको अलग से बना दिया गया। और अब क्या गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दोनों में फर्क क्या है फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में? कि फंडामेंटल राइट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप सीधा जा सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 का सहारा लेकर। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, आपको लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा, आप पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लाख सालों लग जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले पार्ट 3 में था। अब आर्टिकल 31 को हटाकर, और कब हटाया गया था? संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A पार्ट 12 में ऐड कर दिया गया। ठीक है, ताकि अब कोई भी बंदा है उसको प्रॉपर्टी से, मतलब कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फर्क क्या हुआ कि राइट को डायल्यूट कर दिया गया, फंडामेंटल राइट के बजाय यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। हाउ मेनी मेंबर्स साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने लोगों ने भारत के संविधान पे साइन किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 284, क्योंकि कुछ बंदे वहां पे भी एब्सेंट थे। ठीक है,
299 टोटल बंदे थे, टोटल 9 में से 284 है उन्होंने साइन किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और ऑनरेबल मेंबर अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू इट ऑन 24 जनवरी 1950 को जो सिग्नेचर हुए थे, उसमें से उस दिन जो 299 मेंबर होने थे उसकी तुलना में 284 मेंबर एक्चुअली प्रेजेंट थे और संविधान को उसने साइन किया। ये क्वेश्चन है। Which amendment act introduced the changes in the preamble to the Indian Constitution? कौन से अमेंडमेंट ने परिवर्तन किया किसमें? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया था। उस अमेंडमेंट का नाम क्या है, उसका संवैधानिक संशोधन का नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो फटाफट बताइए। उसका नाम है जिसमें कि कुछ वर्ड है वो SSI वर्ड ऐड कर दिए गए थे। SSI का मतलब सोशल, सेकुलर और इंटीग्रेटी, ये 3 वर्ड आप याद रख सकते हैं। कई बार आता है कि कौन से वर्ड है वो चेंज किए गए, तो सोशलिस्ट वर्ड है, एक सेकुलर वर्ड है और एक इंटीग्रेटिव वर्ड है, वो पहले नहीं था। भारत के संविधान में प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड है ना, धर्मनिरपेक्षता, वो शुरू से नहीं है। कब हुई वो बाद में संविधान में, इसमें प्रियम्बल में चेंज करने के बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन उसने प्रियम्बल में ऐड किया और इसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बजाय क्या लिख दिया? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। सोवरेन का मतलब होता है कि आपके मामलों में बाह्य देश, दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। सोशलिस्ट क्या होता है कि सरकार है वो आपके लिए देखभाल करेगी, कानून बनाएगी, आपके मतलब सरकारी चीजें ज्यादा होगी, स्कूल भी सरकारी, हॉस्पिटल भी सरकारी, नौकरी भी सरकारी, इस तरह से। सेकुलर क्या होगा कि भारत है उसका कोई खुद का मतलब सरकार किसी एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों की बराबर रूप से वो देखेगी। मतलब सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, देश का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान है इस्लामिक है, भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करेगा। डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शन के जरिए, और रिपब्लिक मतलब कि यहाँ की राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, मजदूर भी बन सकता है। यहाँ पे कोई इस तरह से नहीं होगा कि सोनिया गांधी ही राष्ट्रपति बनेगी, मतलब वो उस तरह से सिस्टम नहीं होगा कि राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं होगा। और यूनिटी ऑफ नेशन को उसने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता के रूप में उसको लिख दिया। अब है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया? सेकुलर का मतलब क्या? इंडियन पर्सपेक्टिव से बताना है कि इंडिया में सेकुलर का मतलब क्या है। जो इंडिया का जो सेकुलर है उससे आपका क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता का राइट मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत है सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करेगा, खुद का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, और किसी के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा स्टेट। तो ये देखिए कहां पे इंडिया हैज मेनी रिलीजन, ये तो है ही। इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो ये सबसे ज्यादा नजदीक है, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकुलरिज्म की इंडिया के, वो ये है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ये बाकी तो बहुत ही वेग सी स्टेटमेंट है, जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन वो ये है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया बट इट डज नॉट मीन द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन है ही नहीं इंडिया में, मतलब सारे लोग है वो या स्टेट है वो बिल्कुल भी संवेदनशील है रिलीजन के प्रति, ऐसा नहीं है। Instead, secularism in India means a state that support or participate in a neutral manner in the affairs of all religious group, कि किसी के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, और क्या है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि निम्नलिखित में से जो लिबर्टी है, आजादी है, वो कौन सी नहीं लिखी हुई है, किसमें प्रीएम्बल में नहीं लिखी हुई है। प्रीएम्बल में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा हुआ है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट है लिखा हुआ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी है उसका मेंशन नहीं है। फंडामेंटल राइट में आपको आजादी है कि आप कौन सी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रीएम्बल में क्या है, आइडिया ऑफ लिबर्टी रेफर टू द फ्रीडम ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल
दिस establishes that there are no reasonable restriction on Indian citizen in terms of what they think। आप देख सकते हैं लिबर्टी का मतलब वहां पे होगा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये बात लिखी हुई है वहां पे, जो लिखी हुई है ना उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया की जो प्रस्तावना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और प्रियम्बल तो आपको रट्टा लग जाना चाहिए, प्रियम्बल अच्छी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ये प्रियम्बल का फंडा? इसमें इंडिया को क्या बोला गया है? अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया था, उसमें भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, क्योंकि ये वर्ड है एसएसआई, 3 वर्ड है बाद में जोड़े गए थे। और पहले क्या था इंडिया? पहले था सोवरेन था और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है वो बाद में छोड़े गए। अब भारत क्या है? आंसर इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रियम्बल है आप उसको जरूर याद भी कर सकते हैं। अपनी छोटी क्लासेज में आपकी किताब थी एनसीईआरटी की, उसमें भी आपने पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, ये चेंज हुआ था। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कई बार ये आ जाता है कि किस जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल, तो ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन टाइप के जस्टिस होते हैं, तीनों की बात कर रहा है। लिबर्टी किस चीज की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हर वर्ड है वो आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई न कोई पूछा जाता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी लिबर्टी निम्नलिखित में से नहीं है, कौन सी इक्वलिटी की बात हो रही है? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को स्टेटस, बराबर का स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। और टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये इंटीग्रिटी वर्ड है बाद में आया। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, ये भी लाइन इंपोर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया जाता है। क्या? अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के लोग किसको दे रहे हैं? भारत के लोग हैं अपने आप को, ये संविधान है, दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स है संविधान का, जो सोर्स है वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, हु फर्स्ट साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले भारत के संविधान पे साइन किसने किए थे? सबसे पहले किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने साइन किए। इट वॉज द फर्स्ट साइन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइल द लास्ट टू साइन, सबसे आखिर में किसने किए? फिरोज गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, श्री बिहारी शोज द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने हाथ से लिखा था ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में कौन थी? सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर, तो बताइए सबसे पहले कौन थी? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थी, वो थी श्रीलंका की श्री माओ भंडारा नायके। और इंडिया की कौन थी? इंडिया की थी इंदिरा गांधी। पूरा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें सब कॉन्टिनेंट में फीमेल प्राइम मिनिस्टर या फीमेल पॉलिटिशियन काफी चर्चित है। भंडारा नायके हम राष्ट्रपति उसके देखते हैं श्रीलंका की, बेगम खालिदा जिया शेख हसीना काफी चर्चित पॉलिटिशियन बांग्लादेश की, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की, इंदिरा गांधी भारत की, ठीक है। आगे देखिए, और ये जो भंडारा नायके काफी समय तक, देखिए 1960 में बनी थी, उसके बाद 60 से 65, 70 से 77, 7 साल 5 साल यहाँ पे, और उसके बाद 6 साल, तो काफी समय तक ये प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। ये नहीं है कि तुक्का लग गया, ऐसा तुक्के वाली बात नहीं है, यह काफी लंबे समय तक रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी बहुत सारा कंट्रोवर्शियल मामला है, कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है और काफी चर्चा में भी बीच बीच में रहा है। बीजेपी का ये एक मुद्दा भी होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 44 है, ये आर्टिकल 44 है, जिसमें कि ये बात करता है कि सभी के लिए रूल एंड रेगुलेशन समान हो। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि हिंदू है वो अपना, उनका अपना हिंदू कोड है, ठीक है, मैरिज कोड आप देखते हैं, हिंदुओं की शादी, हिंदुओं की प्रथा, हिंदुओं की त्योहार, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऐसे मुस्लिम पर्सनल कोड है, मुस्लिम लॉ बोर्ड है,
तो वहां पे बिल्कुल अलग है। तो ऐसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने धर्म है। सभी को ये बोला जाए कि अगर ये बोला जाए कि आपको अपना धर्म नहीं मानना है, अपने अपने हिसाब से फेरे नहीं लेने हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्सी और बहुत ही वेग सी बात है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से धर्म की स्वतंत्रता की आजादी है, फंडामेंटल राइट है वो, ठीक है। तो जब फंडामेंटल राइट के ऊपर वायलेट कर रहा है, मतलब कंट्रोवर्सी सी बनाई हुई है। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट को बोलता है कि आप सभी के लिए रूल बराबर बना दो। आगे देखिए यहां पे दिया हुआ है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन। किस पार्ट में ये रूल है सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, वो दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 245 से 255 आर्टिकल, और पार्ट कौन सा हो गया, पार्ट 11। पार्ट 11 में ये बात लिखी हुई है किस बात की, कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो और ये जो 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से लेकर 255, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फिर फाइनेंशियल रिलेशंस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, द डैश वाज ए ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कंस्टिट्यूटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर ब्रिटिश इंडिया। जो 1919 का एक्ट हुआ था उसमें लिखा गया था कि जो भी हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं 10 साल के बाद उनका रिव्यू होगा। इसके लिए सर साइमन कमीशन है उसको नियुक्ति हुई। हालांकि 1919 के बाद 10 साल तो 1929 में होते हैं, लेकिन उससे पहले ही क्या है कि वो आ गए 7 मेंबर लेकर, ठीक है। तो क्या था इसका आंसर, साइमन कमीशन है, इसका आंसर होगा साइमन कमीशन, ठीक है। ये रिफॉर्म्स और रिव्यू के लिए, मतलब 1919 एक्ट के 10 साल के लिए भी कैसा चल रहा है, ये रिफॉर्म्स करने थे, उसका रिव्यू करना था। लेकिन पहले ही 10 साल पहले ही इसको 10 साल से पहले ही बना दिया गया। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कॉमनली रेफर टू साइमन कमीशन वाज ए ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। कमीशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1928 टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलोनी। इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था कि इसमें कोई भारतीय नहीं था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर। भारत का जो पहला आर्टिकल है इसमें भारत को डिक्लेयर किया गया, भारत की परिभाषा बताई गई है। तो भारत क्या है एक्चुअल में, ठीक है, भारत एक्चुअल में क्या है, तो क्या है भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है भारत। इसकी डेफिनेशन भारत के संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स दिए हुए, राज्यों का संघ। और क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द इंडियन, क्या है कि भारत को कैसे प्रभावित करता है वो, इंडिया दैट इज भारत, ऐसे लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत भी है और इंडिया भी है। shall be union of state, the state and territory therefore shall be as specified in the first schedule, the territory of India shall comprise। तो आपको ये याद रखना, ये मेन है, ठीक है, कि क्या है भारत, भारत एक संघ है और द इंडिया दैट इज भारत। क्वेश्चन नंबर 32 है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। पार्ट 4 है वो किससे संबंध है, पार्ट 3 था फंडामेंटल राइट से, पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। और पार्ट 4A वो किससे रिलेटेड है, वो फिर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये देखिए 22 भाषाएं दी हुई है इसमें। और 8 शेड्यूल में, कई बार शेड्यूल भी आ जाता है कि 8, ये शेड्यूल कौन सा है भाषाओं से रिलेटेड, तो ये 8 शेड्यूल है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है उसको भी रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और वो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु, उसको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में भी मान्यता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखिए, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जो 10वां संविधान 10वां शेड्यूल है, ठीक है, 10वां शेड्यूल है, उसका संबंध किससे है, बहुत चर्चा में रहा अभी हाल फिलहाल में, वो बहुत चर्चा में रहा, हमेशा रहता ही आजकल चर्चा में, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे अभी हाल फिलहाल में
हुआ था, पहले कर्नाटका में हुआ था, अब मध्य प्रदेश में हुआ है। कुछ एक एमएलए होटलों में दूसरी पार्टी ले जाती है उनको, मतलब दल को बदलवाने की कोशिश होती है जिससे कि सरकार किसी की गिर जाए और कोई दूसरा बने। तो दल बदलू को रोकने के लिए कि एक दल से चुनकर आया, एक पार्टी से चुनकर आया है और वो तुरंत किसी दूसरी पार्टी में कोई लालच से, पैसे का लालच, पद का लालच है, उसके अनुसार वो पार्टी चेंज करने की कोशिश करता है या कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एंटी डिफेक्शन लॉ का शिकार हो सकता है। 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1985 में। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, आया राम गया राम एक चर्चित है हरियाणा में भी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और कब लाया गया? 1985 में, जिससे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करने का पास पावर होगी किसके पास? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? लोकसभा में स्पीकर है, राज्यसभा में चेयरमैन है, ऐसे ही राज्यों में भी होता है। जो स्पीकर होता है उसके पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो कैंसिल कर सकता है सदस्यता। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, इसका दुरुपयोग होता है। जो सत्ता वाली पार्टी होती है उसका ही जो स्पीकर होता है तो वो कहीं न कहीं दुरुपयोगी हो जाता है। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर्ड टू द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ सच हाउस एंड हिज डिसीजन इन फाइनल। लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। ये स्टेट असेंबली के लिए भी होता है और पार्लियामेंट के लिए भी होता है। और फाइनल डिसीजन हिज फाइनल किसका? स्पीकर का। क्या ऐसा है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जैसे हमने देखा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर लेते हैं। 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। कि जो 9th शेड्यूल है वो किस संवैधानिक संशोधन से ऐड किया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन से किया गया? इसका राइट आंसर होगा पहले ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ही हो गया था, संविधान बना था उसी में ही हो गया था। 9th शेड्यूल है वो संविधान में ऐड कर दिया गया था, और वो जो प्रॉपर्टी वाला राइट था ना, फंडामेंटल राइट था, उसको खत्म किया गया था, तो उसके लिए एक ऐड करना पड़ा था 9th शेड्यूल। ठीक है, टू शील्ड एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी एज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्सक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू ऑन द एक्ट्स लिस्टेड इन 9th शेड्यूल। तो इस पर्पज के लिए, मतलब प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट है, कोई जबरदस्ती एक्वायर न कर ले, किसी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पे या इस तरह से कुछ भेदभाव के रूप में न करे, उस पर्पज के लिए ये शेड्यूल है वो ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। अब कौन सा कमीशन है वो बिठाया गया? कौन सा कमीशन बिठाया गया पंजाब और हरियाणा बनाने के लिए? पंजाब और हरियाणा पहले अलग इकट्ठे थे, पंजाब था, पंजाब से हरियाणा अलग किया गया, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया। सरदार हुकुम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में जो कमीशन बनाया गया था, जिसमें कि बाउंड्री डिसाइड करे, पंजाब का ये एरिया होगा और हरियाणा का ये एरिया होगा, तो वो था शाह कमीशन। ठीक है, शाह कमीशन था। 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह कमेटी थी है, उसकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद भारत सरकार ने शाह कमीशन है वो बैठाया, चेयरमैन जेसी शाह उसके चेयरमैन थे, और इसने कि बाउंड्री पंजाब और हरियाणा की कैसे डिवाइड हो वो एक रिपोर्ट दे दी थी। 31 मई 1966 को इसने रिपोर्ट दी अपनी। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है, ऑफ द फॉलोइंग द टाउन दैट डज नॉट कम विद द नेशनल कैपिटल रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीआर में नहीं आता? कौन सा एनसीआर में नहीं आता? कौन सा टाउन है? अब आप में से बहुत सारे लोग इन टाउन्स को जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं इस टाउन को जानते होंगे, तो बताओ कौन सा टाउन नहीं है? ठीक है, एनसीआर की बात हो रही है। एनसीआर क्या होता है कि जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी, उसके इर्द गिर्द के कुछ एरिया है वो एनसीआर घोषित किए गए, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किए गए हैं, और उसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक है, वहां पे डेवलपमेंट की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो पानीपत तो है, इसमें रोहतक है, खुर्जा है, और मथुरा नहीं है। कौन सा नहीं है? मथुरा नहीं है, बाकी है। खुर्जा कहां पे है? खुर्जा बुलंदशहर में ही है। ठीक है, तो बुलंदशहर है। नेशनल कैपिटल रीजन इज ए सेंट्रल प्लानिंग रीजन सेंटर्ड अपॉन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन इंडिया, और it encompasses the entire city of Delhi and several districts surrounding it from the states of हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान।
तो ये देख सकते हैं आप, नेशनल कैपिटल रीजन ये है। नेशनल जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो एनसीआर है, अब एनसीआर में ज्यादातर लोग किसको जानते हैं, गुड़गांव को और नोएडा को जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में एनसीआर है ना वो ये है। एक्चुअल में जैसे सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये हरियाणा वाला एरिया है। नूह, पलवल वगैरह ये सारा एनसीआर में आता है, ठीक है। उसके बाद अलवर और भरतपुर है, ये राजस्थान से है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये क्या है, ये यूपी से जो एनसीआर में है, ठीक है। ये ऐड हो गए थे हाल फिलहाल में, कुछ एक सालों पहले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है वो है द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट। एक नया राज्य बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, तो इसका राइट आंसर होगा ये पार्लियामेंट है, उसके पास पावर होती है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है किस चीज की, कि नया राज्य है वो बनाए, पार्लियामेंट के पास में पावर है, ठीक है। जिस पावर है वो आर्टिकल 3 के तहत संविधान में पार्लियामेंट के पास में इसके तहत पावर होती है, जिसमें कि नया राज्य बनाने, राज्यों का एरिया उसको अल्टर करना, बाउंड्री में चेंज करना एग्जिस्टिंग राज्यों का, ये सारा कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। और किसी राज्य का अगर नाम चेंज करना वो भी पार्लियामेंट के पास पावर है। किसी का एरिया कम करना है, छोटा बड़ा करना है, वो भी पार्लियामेंट के पास में पावर है, ठीक है। और ये क्या है, आर्टिकल 3 है उससे संबंधित। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका किस आर्टिकल के साथ में संबंध है, ठीक है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट इन, कि आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन किया गया था, और भारत का पहला राज्य था जिसको कि भाषा के आधार पर बनाया गया, तो वो आंध्र प्रदेश था। ये कब बनाया गया, दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कि सबसे पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश कब हुआ था, 1953 में ये बना था। उसके बाद पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हो गए, फिर ये भी आंदोलन की वजह से बना था, भाषा के आधार पे। उसके बाद आंदोलन स्टार्ट हो गए, किस आधार पे स्टार्ट हो गया आंदोलन, कि भाई उसको बना दिया, हमें भी बनाओ। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया, और उसके बाद ये तरीका सुझाया गया कि और राज्य बनाने हैं, ठीक है। आंध्रा स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1953 बट इट एक्सक्लूडेड फ्यू तेलुगु स्पीकिंग एरिया इन हैदराबाद स्टेट। आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इसके बाद 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता, ठीक है। कौन सा देश है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। इसका मतलब क्या है दोहरी नागरिकता का, जहां की एक से ज्यादा नागरिकता हो, वहां पे क्या है कि एक अमेरिका की भी नागरिकता है, और वहां पे जो स्टेट होते हैं ना उनकी भी नागरिकता होती है। जैसे अगर इंडिया में बात करें डुअल सिटीजनशिप, आप उसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप होगी और फिर पंजाब की सिटीजनशिप होगी, या हरियाणा की होगी, यूपी का, बिहार की सिटीजनशिप और इंडिया की सिटीजनशिप, ऐसे हो तो डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, ठीक है। या दो देशों की हो सकती है। तो डुअल सिटीजनशिप अमेरिका में कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी बिटवीन द ईयर्स। इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, उसमें प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में कौन थे, तो ऑब्वियसली क्या है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। कौन थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहां पे पढ़ लीजिए कि 19 महीने की इमरजेंसी लगी थी, 19 महीने की इमरजेंसी लगी थी। और कब लगी थी, 1975 से 77 इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी कंट्री पूरे देश में। ऑफिशियली प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम में, प्रेसिडेंट ने इश्यू की थी इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट थे जिसके मत्थे मंडी थी, जिसके मत्थे मंडी थी, जिसको आप ये बोल सकते हैं, वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने साइन किए थे, पिट्ठू थे आप बोल सकते हैं कि भैया स्टैंप मारनी है, मार दी। और कुछ चारा भी नहीं था ना उस टाइम में, क्योंकि प्रेसिडेंट का काम ही ये होता था, रबड़ स्टैंप वापस नहीं भेज सकते थे। और किस आर्टिकल के तहत लगती है इमरजेंसी, 352, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। और किस आधार पे लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे लगाई गई थी। आज के टाइम में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे वो इमरजेंसी नहीं लग सकती, एक्सटर्नल खतरा होना चाहिए। इमरजेंसी है 26 जून 1975 से लेकर और 21 मार्च 1977 को वापस हुई थी। तो इतने समय बहुत सारे लोगों को जेल वेल में रखा गया था। और शी वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल डेट, मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री थी।
और इमरजेंसी लगाने वाली भी पहली इकलौती प्रधानमंत्री। और हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में, क्योंकि सेंचुरी में ऐसा मौका आया है, कोरोना वायरस या इसकी वजह से इतनी ज्यादा हालात खराब है, हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, आर्टिकल 360 ऐसा हो सकता है, क्योंकि केंद्र के पास इतने पैसे न हो जिसकी वजह से कि चीजों को काबू किया जाए। एनीवे वो अपना टॉपिक नहीं है फिलहाल डिस्कशन का, हमारा टॉपिक है क्वेश्चन करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल है, पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल होते हैं? तो पार्लियामेंट में शामिल होते हैं, वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, तीनों शामिल होते हैं। ये याद रखना आपको, क्यों रखना है याद है कि प्रेसिडेंट साइन करता है, कोई बिल बनता है, जो लोकसभा राज्यसभा के जो उसका सेशन होता है उसका वो करता है, कहने का मतलब है कि उसके समनिंग करता है, बुलाता है उसको, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसी के नाम पे सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों है ये, ठीक है। आगे देखिए इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड है, वो किसकी है? तो इसका आंसर होगा चाइना। चाइना की पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी है, वहां इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए होता है। चाइना हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ चाइना। आपको पता है वहां वैसे तो डिक्टेटरशिप है, लेकिन फिर भी इंटरनली क्या है कि इस पार्लियामेंट को चलाने के लिए, वहां पे कांग्रेस को चलाने के लिए क्या इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। और वहां पे नंबर है 2980। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है जहां पे लार्जेस्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और उसके बाद उसका नंबर कितना है? 1443। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो कि इंडिया में मेंबर्स कितने हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को मिलाकर, ठीक है, वो कितने हैं? तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोर्स, पाकिस्तान में संविधान कब बना? पाकिस्तान में संविधान कब बना? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखने में क्या है कि बच्चे ट्रिक मार देंगे यहां पे कि 1957 में बना, लेकिन ये गलत है। 1947 में बना, 1947 में, ये गलत है, क्योंकि वहां पे जो बनाया था ना उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को गठन किया गया था। 1956 में उनकी रिपोर्ट आई संविधान की और संविधान को लागू किया गया था, लेकिन वहां पे सैनिक तानाशाह की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया, भी ये नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। वहां पे गुंडागर्दी टाइप इस तरह से ये नहीं माना जाएगा। फिर 1965 में बना, फिर कैंसिल कर दिया गया, भी ये भी नहीं माना जाएगा। आखिर में तीसरी बार जो संविधान बना, तीसरी बार 1973 में, 1973 में, फिर अभी तक वो जारी है। पता नहीं कब कोई सिर्फ वहां पे सैनिक तानाशाह आ सकता है, बोल दे कि इसको नहीं मानेंगे, दोबारा से बनाया जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। तो पाकिस्तान हाईली अनप्रडिक्टेबल है, 3 बार संविधान बन चुका है, और 1973 वाला आपको याद रखना है, ठीक है। 23 मार्च 1973 को थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड, ठीक है। जो पहले 9 साल की मेहनत है वहां की बेकार हो गई, जो संविधान में स्टार्टिंग में बना था 1900, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो धर्म के आधार पे चलना चीजें स्टार्ट हो जाती है ना, बड़ा मुश्किल होता है। फिर इस्लामिक राष्ट्र बना तो दिया, लेकिन फिर वो कट्टरवाद इतना ज्यादा था कि जो नॉर्मल इंसान है वो धार्मिक भी है, फिर भी उसको धार्मिक नहीं माना जाता, क्योंकि कट्टरता है वो बहुत ज्यादा फैल गई। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर, निम्नलिखित में से लोकप्रिय कक्ष या पॉपुलर चैम्बर है किसको माना जाता है, ठीक है। लोअर हाउस किसको माना जाता है? वो माना जाता है लोकसभा को, इसको पॉपुलर चैम्बर में माना जाता है। जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आते हैं, इसलिए इसको पॉपुलर चैम्बर माना जाता है। जो एल्डर हाउस होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आते हैं, वो राज्यसभा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग, ठीक है। कितने लाख तक पॉपुलेशन है, उससे अगर ज्यादा ना हो तो 30, जो बीच की स्टेज होती है इंटरमीडिएट लेवल की होती है, 3 स्टेज होती है पंचायती राज की। एक होती है डिस्ट्रिक्ट पे, जिला परिषद जिसको बोलते हैं,
नीचे क्या होती है, पंचायत होती है, पंचायत के मेंबर सरपंच ऐसे होते हैं, पंचायत गांव ग्राम पंचायत। ग्राम सभा क्या होती है, गांव के सारे मेंबर, ग्राम सभा होती है। ग्राम पंचायत कौन से होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं 5 साल के लिए। फिर बीच में होती है ब्लॉक समिति। तो जो ब्लॉक समिति है वो कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है। संविधान में बनाना 3 लेवल जरूरी है, लेकिन कुछ एक छूट दे दी गई, एक्सेप्शन है। वो क्या है, तो जिस की 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, जिन राज्यों की 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, उनको, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, उनको इंटरमीडिएट, मतलब कि ये बीच वाली बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है 47। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आजाद भारत के? पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आजकल बहुत चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री, क्यों कोरोना वगैरह और बाकी बीमारियां फैली हुई है, आपको बता देना है कि क्या है ये। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर होगा, वो है राजकुमारी अमृत कौर। पहली वो थी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। वाज एन इंडियन एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन फॉलोइंग हर लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन विद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि वो आजादी के आंदोलन में उसकी काफी ज्यादा भूमिका थी, और उनको पहला हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था 1947 में, और 10 साल तक वो ऑफिस में रही थी, 10 साल तक हेल्थ मिनिस्टर रही थी। हु प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनकी ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो उसको कौन प्रिजाइड करता है, मतलब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जब दोनों की इकट्ठी मीटिंग होती है तो अध्यक्षता कौन करेगा, बताओ? अध्यक्षता करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर नहीं हो तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन चेयरमैन नहीं करेगा, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, नहीं वो लोकसभा का होता। तो इसको चेयर करने के लिए जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, सदस्य होना जरूरी है। तो 3 ही बंदे होते हैं, लोकसभा का स्पीकर होगा, फिर अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयर राज्यसभा का। आगे देखिए, नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में है, उसमें उसका पिता किसे माना जाता है? आर्थिक सुधारों के जनक किसे माना जाता है? आर्थिक सुधारों के आमतौर पे गलतियां ये हो सकती है कि या तो मनमोहन सिंह लिख सकते हैं, ठीक है, या नरेंद्र मोदी लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में राइट आंसर क्या है? एक्चुअल में ये दोनों ही गलत है। तो राइट आंसर क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 96 तक 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने क्या है कि ये आर्थिक सुधार का दौर जारी किया था, और उस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। मतलब जो बजट वगैरह पेश किया, आगे की रणनीति बनाई जो आर्थिक सुधार की, वो मनमोहन सिंह का रोल था। लेकिन फादर माना जाता है, जनक माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। उनको भाषाएं बहुत आती थी, 18-19 भाषाएं आती थी उनको, ठीक, और काफी इंटेलेक्चुअल माना जाता है। और ये भी आजादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के भी काफी करीब थे, कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, और दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्या कोई दक्षिण भारत से और भी प्रधानमंत्री बना है? बताओ आप नीचे कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटी को भी शामिल किया जाए। पहले फंडामेंटल ड्यूटी है वो स्टार्टिंग में नहीं थी, भारत का संविधान बना था उस टाइम में नहीं थी। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में ऐड की गई थी। तो वो कौन सी कमेटी थी जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई थी? किसने रिकमेंडेशन थी? तो वो इसका राइट आंसर होगा, वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण, जो बलवंत राय वाली कमेटी तो पंचायती राज से संबंधित है, स्वर्ण सिंह कमेटी थी इसकी। ठीक है, 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन करके ये फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई थी, पहले नहीं होती थी। फंडामेंटल ड्यूटी आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी है वो बाहर के लोगों के लिए भी है या इंडियन सिटीजन के लिए? तो ये क्या है? इंडियन सिटीजन के लिए आपको ड्यूटी फॉलो करनी है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत चल रहा था, संविधान में बड़े संशोधन किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी माना जाता है, तो इसमें
फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड कर दिया गया। पहले 10 थी, उसके बाद 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है बाद में ऐड की गई थी। ठीक है, जिसमें कि जो पेरेंट्स और जो गार्जियन है उसकी ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है, खैर बाद में डिस्कस करेंगे जब ये प्रेजेंटेशन चल रही होगी। कई बार ये भी आता है, बताओ पहली फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, उनका ऑर्डर भी याद करना होता है, न कि सिर्फ इतना याद करना होता है फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है। तो एनीवे आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं और ये सीरीज है वो चलती रहेगी।